गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अर्ली मेडिवल इंडिया को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि आगे की हम क्लासेस कैसे करने वाले हैं। तो आगे की हमारी जो क्लासेस हैं वो जनरली या तो 3 या 4 की क्लासेस के बीच में हम एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो ये पहली क्लास हम इसमें क्या देखने वाले हैं, देखिए इसको मैंने इस तरीके से कैटेगराइज किया है। तो ये अर्ली मेडिवल इंडिया को हम ऑलमोस्ट 600 ईयर्स के टाइम फ्रेम में कैटेगराइज करके देखने वाले हैं। और इसको भी मैंने 2 भागों में बांट के देखा है। एक को 650 से लेकर के 750 एडी के बीच में, और एक 750 से लेकर के 1200 एडी के बीच में। ओके, तो इस आज की इस क्लास में हम 600 से लेकर 750 एडी के बीच के टाइम फ्रेम का जो भी पार्ट रहेगा उसको नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों को कवर अप कर लेंगे, और इसके जो भी PYQ है हम उनको एनालिसिस कर लेंगे। ओके, और इसके बाद की जो क्लास रहेगी उसको हम 2 भागों में बांट के देखेंगे। तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे, हो सकता है कि उस क्लास में अगर क्लास का लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है तो हम ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है इसको और साथ में चोलों को एक साथ में देख लेंगे। अगर ये क्लास ज़्यादा लंबी होती है तो ऐसी स्थिति में हम इसको एक सेपरेट क्लास में रखेंगे, और चोल डायनेस्टी के लिए एक सेपरेट क्लास, और उसके बाद में 1000 से लेकर के 1200 एडी का जो टाइम फ्रेम है जो नॉर्थ इंडिया में हम जो राजपूत डायनेस्टीज के बारे में देखते हैं उसको एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ऑलमोस्ट 3 या 4 क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो जल्दी से देखते हैं पहले तो कि अर्ली मेडिवल इंडिया के अंदर जो हम अभी आज पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले नॉर्थ इंडिया के बारे में देखेंगे। नॉर्थ इंडिया में हम जो मेजर डायनेस्टीज थी, ठीक है, तो उनको देखेंगे। पहले तो आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ये टाइम फ्रेम जो है जो 7 सेंचुरी से लेकर के 6 सेंचुरी से लेकर के जो 8 सेंचुरी तक के बीच का जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे इंडिया के कौन सी लोकेशन पे कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही है, क्योंकि इधर से यूपीएससी ने लगातार 2 क्वेश्चन पूछे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इधर से वो क्वेश्चन किस तरीके के हैं। देखिए, ये पूछ रहा गुप्त वंश के पतन से लेकर के ऑलमोस्ट यानी कि 6 सेंचुरी एडी में से लेकर के 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में कौन से राज्यों का अनुशासन था। तो अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी डायनेस्टी क्या रूल कर रही थी तो ये प्रश्न आपके लिए डील करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और इसी तरीके से ये 2021 में पूछा था, इसी तरीके से 2023 में इन्होंने एक और प्रश्न पूछा इसी तरीके से कि उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों में ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी, तो आपका टाइम पीरियड क्या आ गया 8वीं शताब्दी। तो इस तरीके से पहले तो हम इनको क्लियर कर लेते हैं कि कौन सी डायनेस्टी कहाँ पे है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे। ओके, तो नॉर्थ इंडिया में देखिए थानेश्वर जो कि हरियाणा के आसपास के रीजन का पार्ट नाम है उस समय पुराने हरियाणा का, तो वहाँ पे पुष्यभूति डायनेस्टी थी, ठीक है। और ये गुजरात में मैत्रक थे, बंगाल में गौड़ थे, असम में बर्मन, असम का पुराना नाम था कामरूप, याद रखिए कामरूप, और मध्य भारत में कलचुरी थे, और ये कन्नौज में मोखरी थे। ओके, और साउथ इंडिया में कौन थे, तो साउथ इंडिया में बादामी के अंदर जो कर्नाटक के अंतर्गत आता है बादामी रीजन, तो वहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी रूल कर रही थी। और कांची में पल्लव यानी कि जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहाँ पे पल्लव डायनेस्टी, और मदुरई के अंदर पांड्या थे। तो हम इन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम पुष्यभूति डायनेस्टी को ज़्यादा टारगेट करेंगे, इधर पे बादामी और पल्लवों को टारगेट करेंगे। मेजरली यही 2 डायनेस्टी हैं, बाकी इन सबके कंटेम्प्रेरीज थे तो हम इनको इनके साथ में एसोसिएट करके देख लेंगे। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि इसको मैंने 2 भागों में बाइफरकेट करके रखा है, 600 से लेकर के 750 सी या एडी। और नॉर्थ इंडिया में कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज या महोदया भी था, तो इस बहाने आप ये भी याद रखिए कन्नौज या महोदया। यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी, मोखरी। थानेश्वर में या स्थानेश्वर में कौन, पुष्यभूति, ये किसका नाम था, हरियाणा का, याद रखिएगा हरियाणा। और गुजरात के अंदर थे, गुजरात यानी कि सौराष्ट्र के अंदर मैत्रक, बंगाल के अंदर गौड़, जिसका एक शासक का नाम हम पढ़ेंगे शशांक। इसके बारे में अगर शायद आपने सुना हो तो इसने बोध गया का जो बोधि वृक्ष है उसको कटवा दिया था। असम का पुराना नाम कामरूप, वहाँ पे कौन सी, बर्मन डायनेस्टी। और त्रिपुरी यानी कि मध्य भारत में कौन से, कलचुरी। और साउथ इंडिया में जो हम देखने वाले हैं बादामी के चालुक्यों को देखेंगे, कांची में पल्लवों को देखेंगे, मदुरै में पांड्या को देखेंगे, और एक कदम्ब और मिल जाते हैं हमें बनवासी। ये महाराज जो कर्नाटक का सदन वाला पार्ट है वहाँ पे हमें एक कदम्ब डायनेस्टी करके देखने को मिलती है, तो वो भी देख लेंगे। बाकी का ये वाला पार्ट है ये हम आने वाली क्लासेस में इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हम अर्ली मेडिवल इंडिया को 2-3 क्लास के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से अब हम अपने आगे की राह को देखते हैं, अर्ली मेडिवल इंडिया। तो ये मैंने बता दिया आपको, ये और ये 850 से लेकर के 1200 के बीच में चोलास का टाइम पीरियड रहता है, और ये आपको याद हो गया होगा। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न अब जरा आप ट्राई करके देखिए। तो गुप्त वंश के पतन से लेकर के आरंभिक शताब्दी
के हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो मगध के गुप्त, बिल्कुल। तो ये वाली बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि कोई भी डायनेस्टी एकदम से खत्म नहीं होती है। तो गुप्त वंश के पतन हो रहा था, लेकिन गुप्तों की एक छोटी सी ब्रांचेस अभी भी वहां पे रूल कर रही थी, तो मगध के गुप्त थे। ओके, अगला मालवा के परमार। ये परमार डायनेस्टी ना 8th सेंचुरी में आती है, अभी नहीं मिलेगी, सॉरी 8 नहीं, ये 10th सेंचुरी और 11th सेंचुरी में जाके रूल करते हैं। जब हम जो राजपूत डायनेस्टी का इमरजेंस देखेंगे ना, वहाँ पे देखने को मिलते हैं जी। तो इस तरीके से ये दूसरा गलत है। थानेश्वर के पुष्पवती, यस, इनको हमने देखा कि हाँ, गुप्तों के पतन के बाद इनका इमरजेंस होता है। कन्नौज के मोखरी, यस। देवगिरी के यादव, ये देवगिरी के यादव हमें 13th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं, यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। और बल्लभी के मैत्रक, यस। इस तरीके से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1 3 4 6, 1 3 4 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से 2023 का आया प्रश्न भी देख सकते हैं कि उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए? यानी कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित कर लिए थे। तो होयसल डायनेस्टी, ये होयसल भी हमें 12th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं, अभी नहीं देखने को मिलेंगे। गढ़वाल डायनेस्टी भी, ये राजपूतों का इमरजेंस होता है, 10th 11th सेंचुरी में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे नहीं। काकातिया, ये कम देखने को मिलते हैं, तो ये तो ऑलमोस्ट 13th सेंचुरी में, 12th और 13th सेंचुरी के, 12th सेंचुरी के लास्ट में, 13th सेंचुरी के इनिशियल ईयर्स में हमें देखने को मिलते हैं। और यादव डायनेस्टी तो मैंने अभी आपको बताया ये 13th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये एक भी डायनेस्टी ऐसी नहीं है जिसने अपना जो डायनेस्टी है वो 8th सेंचुरी एडी में एस्टेब्लिश कर ली है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी ने नहीं। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप तुक्का भली लगा क्या है, ये प्रश्न सही होने के चांस आपकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी लो हो जाती है। तो अगर हमें क्लैरिटी है तो एकदम सटीकता के साथ हम इस प्रश्न को डील कर पाएंगे। और इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने का रिवाज क्यों ज़्यादा बन रहा है, इस वजह से क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ये काफ़ी फ्रेगमेंटेड और सेग्रीगेटेड टाइम फ्रेम देखने को मिलता है हमें। यहाँ पे हमें कोई चीज़ एकदम क्रोनोलॉजिकली देखने को नहीं मिलती है कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, और हम उसको याद कर ले और हम पेपर में जाके आउटपुट दे के आए, ऐसा नहीं होता है। तो इसी वजह से यहाँ से पूछने की संभावनाएं भी ज़्यादा उनको देखने को मिलती है। और एक ये भी रहता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ की जो काफ़ी मतलब फ्रेगमेंटेड बटी हुई है कोई चीज़, तो उसको किस तरीके से वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो हमारा मोटिव यही रहेगा इस क्लास में, हम इसको डिवीजन के फॉर्म में देखेंगे। पहले इधर पे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद में ये ये 700 से 1000 सीई के बीच में जाएंगे, और ये 1000 से 1200 सीई के बीच में जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चौथी क्लास में हम इंपीरियल चोलास को पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लें। तो हमने यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी देखी थी? तो बल्लभी के गुजरात में कौन थे? मैत्रक। और इधर हरियाणा में कौन थे? पुष्यभूति। और ये मध्य भारत या कलचुरी में वो त्रिपुरी में कौन थे? कलचुरी। असम में कौन थे? असम के कामरूप में कौन थे? वर्मन डायनेस्टी। और ये इधर बीच में कन्नौज वाले रीजन में कौन थे? मोखरी। और इधर बंगाल वाले रीजन में कौन थे? तो गौड़। और हमने देखा नीचे इधर जो दक्कन वाला रीजन है, यहाँ पे कौन थे? चालुक्य डायनेस्टी। और साउथ इंडिया में यहाँ पे नीचे कौन थे? पल्लव डायनेस्टी। और इधर पे हमें मैसूर में कौन देखने को मिलते हैं? कदम्ब। और यहाँ पे मदुरई में हमें एक पांड्या डायनेस्टी भी देखने को मिलती है। हालांकि इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हाँ, मदुरई में पांड्यों का रूल था। तो इस तरीके से ये मैंने आपको जो यहाँ पे जो भी डायनेस्टी जो मार्क करके दिखाई है, ये टाइम फ्रेम है इनका 6th सेंचुरी से लेकर के ऑलमोस्ट मिड ऑफ 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, मिड ऑफ 8th सेंचुरी। एक बार आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा मैप बना करके, और एकदम आपको याद हो जाएंगे जी। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं स्थानेश्वर के पुष्यभूति। तो स्थानेश्वर का नाम मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये डायनेस्टी कहाँ पे थी? तो हरियाणा के अंतर्गत थी। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो एक तो हर्ष चरित्र से मिलती है, जो किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। और ह्यून-सांग की यात्रा वृत्तांत से हमें पता लगती है। और बाणभट्ट की एक और रचना है पार्वती परिणय, ये भी याद रखनी है। और ये जितने भी हम ये जहाँ पे डायनेस्टी देख रहे हैं ना, ये सब के सब ना गुप्तों के सामंत थे। तो थोड़ा इस बात को याद रखिएगा कि पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे, मोखरी भी थे, कलचुरी भी थे, मैत्रक भी थे। हालांकि ये चालुक्य के बारे, ये पांडे, इनका टाइम पीरियड अलग, मतलब
गुप्तों के थे सामंत, मतलब इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं था इनके ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से तो पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे, तो ये गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। तो इसमें जो पहले शासक थे उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जिसके बारे में जानकारी मिलती है तो वो है प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन तो फिर मिड ऑफ सिक्स सेंचुरी में ये एक पावरफुल किंग्स के रूप में मर्ज होते हैं। और इनकी कैपिटल, इन्होंने क्या किया था, इनके 3 बेटे थे, मतलब 3 पुत्र, 3 संतानें थी, 2 लड़के थे, 1 लड़की थी। तो 2 लड़कों में एक तो हर्षवर्धन और दूसरा उनका बड़े भाई राज्यवर्धन, और इनकी एक बेटी राजश्री। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कन्नौज के मोखरियों के साथ अपनी बेटी राजश्री का विवाह कर दिया। अब होता क्या है कि एक कन्नौज के मोखरियों की ना राइवलरी चल रही होती है, किसके साथ में, ये गौड़ शासक शशांक और मालवा का एक शासक था देवगुप्त, इनके साथ में इसकी लड़ाई चल रही होती है। तो होता क्या है कि ये दोनों मिलकर के इस गृहवर्मन की हत्या कर देते हैं और राजश्री को कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि बंदी बना लेते हैं। तो ये बात सुन करके प्रभाकर वर्धन जाते हैं लड़ने, लेकिन इस बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद में गद्दी कौन संभालता है, राज्यवर्धन संभालते हैं। लेकिन राज्यवर्धन को जब ये खबर मिलती है तो उसके बाद में ये भी अपनी बहन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, और अपना जो राजपाट है वो संभालने किसको दे देते हैं, हर्ष को दे के चले जाते हैं। तो ये पहली बार जाते हैं तो ये देव मालवा के जो शासक था देवगुप्त, उसको मार देते हैं, लेकिन शशांक इनको धोखे से मार देता है। तो इस तरीके से राज्यवर्धन की यहाँ पे कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन राजश्री अभी भी विंध्यांचल के पर्वतों के जंगलों में अभी भी घूम रही है। जब ये वाली बात हर्ष को पता लगती है कि उनके भैया की मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद में वो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए वो भी निकल पड़ते हैं। और जाते समय ये हमने देखा था ना असम में बर्मन डायनेस्टी, तो वहाँ बर्मन डायनेस्टी के जो शासक थे उनसे मदद लेते हैं, और उसके बाद में ये शशांक को पराजित करते हैं, और शशांक को पराजित करते हैं और अपनी सिस्टर को बचाते हैं। ऐसा बताते हैं कि वो सती होने जा रही होती हैं, तो उस समय जाकर के वो उनको बचा लेते हैं। और उसके बाद में उनकी सिस्टर बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेती हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेती हैं उसके बाद, ठीक है। इसके बाद इतनी स्टोरी थोड़ा सा याद रखिएगा, वैसे खास काम की नहीं है, लेकिन मिलती है हर जगह, तो मैंने भी आपको बता दिया। यहाँ से प्रश्न आने की कोई संभावना बिल्कुल तक नहीं देखने को मिलती कि कौन कहाँ गया था, क्या गया था। जो बताऊंगा वो आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर्षवर्धन के बारे में, तो ये कब से कब तक, ऑलमोस्ट इन्होंने 41 साल तक शासन किया, 606 में से लेकर के 647 AD के बीच में। ये शुरुआत में शैव धर्म को फॉलो करते थे और बाद में जो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि इनकी बहन ने एक्सेप्ट किया था, तो इनकी बहन के प्रभाव में आकर के ये भी एक्सेप्ट करते हैं। एक बात याद रखना, इन्होंने कौन सी शाखा को एक्सेप्ट किया था, तो महायान बुद्धिज्म को किया था, महायान बुद्धिज्म। और जब ये गद्दी पर बैठे थे उस समय इनकी मात्र आयु 16 साल की थी, और 16 साल की आज हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया चलाते हैं, तो देख लीजिए कितना डेवलपमेंट हो रहा है। और ठीक है, तो ये अंतिम हिंदू राजा के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद में हम देखते हैं कि उत्तर भारत में हमें मुस्लिमों का आक्रमण देखने को मिलता है। और इन्होंने उत्तर का भगवान की उपाधि ली थी, शकलोत्तरा पतनाथ। तो आपको एक उपाधि नाम याद रखना है, शकलोत्तरा पतनाथ की उपाधि किसने ली थी। और इन्होंने राजश्री को बचाया, ये मैंने बता दिया आपको। शशांक को परास्त किया था, ये भी बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है, ये उड़ीसा के कोंगोडा तक इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। बस ये नाम एक थोड़ा सा है, कोंगोडा, हाँ, सुन के पता नहीं लगेगा ये कहाँ से आया है। तो ये कोंगोडा वाला रीजन है, कहाँ पे आ पड़ता है, आज के उड़ीसा के अंतर्गत आता है। और इस पे इन्होंने यहाँ तक अपना नियंत्रण स्थापित किया था, यानी कि इनका रीजन कहाँ तक हो गया अगर देखा जाए तो ये पंजाब वाला रीजन भी, और ये इधर पे पूरा गंगा और यमुना के क्षेत्र तो है ही, और साथ में वो बंगाल वाला रीजन भी, और उड़ीसा तक अपना नियंत्रण स्थापित किया। इन्होंने शिलादित्य की उपाधि भी ली थी, हिंसांग के अनुसार। हिंसांग बताता है कि इन्होंने शिलादित्य की उपाधि ली थी। और इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई राजाओं के साथ युद्ध भी लड़े थे। तो इस कई सैन्य लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, जिसमें एक बल्लवी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय को हराया भी था। और इसमें पुलकेशिन द्वितीय, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ये हार जाते, क्योंकि ये चाहते थे कि अपने साम्राज्य को दक्षिण की ओर भी विस्तारित किया जाए। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के साथ इनकी एक लड़ाई होती है, उसमें ये पराजित होते हैं नर्मदा नदी के तट पे। और ठीक है, तो इनके साम्राज्य की दक्षिणी जो सीमा थी वो क्या थी, तो नर्मदा नदी इनके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा थी। और इनके दरबार में हिंसांग भी आता है, तो हिंसांग जिसको यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, और उसकी एक पुस्तक जो उसने लिखी थी सीयू की, तो ऐसा बताता है कि ये काफ़ी बेनेवोलेंट राजा थे, परोपकारी राजा थे, जिन्होंने शुरुआत में शैव धर्म को अपनाते थे, लेकिन बाद में बौद्धिज्म को अपनाया। और उसके बाद में ये कई जो बुद्धिस्ट साइट्स, बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्री थी, उनको काफ़ी दान भी देते। जिसके क्रम में इन्होंने एक काम और किए थे, क्या किया था,
ह्वेनसांग बताते हैं कि इन्होंने 2 महासभाओं का आयोजन किया था, एक तो कन्नौज में किया था, एक प्रयाग में किया था। तो पहला तो इन्होंने कन्नौज के अंदर किया था, दूसरा प्रयाग के अंदर। और कन्नौज की जो महासभा थी इसके अंदर हिंदू, बौद्ध, जैन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें तकरीबन 20 राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें असम की जो बर्मन डायनेस्टी के शासक थे वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंतर्गत। तो हालांकि और जो काम मैंने बताया आपको कि इन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और जिसमें इन्होंने अपने और पास के राजाओं को अपना प्रभुत्व जमाने के लिए युद्ध भी किए और किसी राजा ने बिना युद्ध किए ही उनके प्रभुत्व को स्वीकार लिया, जिसमें बर्मन डायनेस्टी के राजा भास्कर बर्मन भी शामिल होते हैं। और उनका बेटा ध्रुव भट्ट भी शामिल है इसमें। ये अपने आप में खुद एक राइटर थे, तो इन्होंने 3 मतलब नाटक भी लिखे हैं, एक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और इनको हम कैसे याद करेंगे, तो PNR से याद करेंगे। PNR, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली ये क्या है, प्रेम प्रसंग है, जबकि नागानंद बोधिसत्व जिमूत वाहन पर आधारित एक कहानी है, एक तरीके से कहानी। एक बांसुरी बजाने में भी काफ़ी निपुण थे। तो अच्छा, ये बांसुरी में बजाने में निपुण थे, लेकिन इससे पहले हमने ये देखा था कि एक ऐसा शासक के बारे में पढ़ा था जो वीणा बजाने में निपुण था, जो उस वीणा का शौकीन था, उसका नाम क्या था, समुद्रगुप्त। और भविष्य में एक और का नाम हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम होगा औरंगजेब। और ये काफ़ी सुलेखक यानी कि अपनी राइटिंग के लिए भी जाने जाते थे। तो मधुबन और बांसखेड़ा 2 ऐसे इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे हमें हर्ष के खुद के सिग्नेचर देखने को मिलते हैं, जो कि उसकी सुलेखन पद्धति को दर्शाते हैं। इसके दरबार से संबंधित कई रचनाकार भी शामिल हैं, जिसमें बाणभट्ट को तो हम देख ही चुके हैं, जिसकी 2 रचनाएं थी, हर्षचरित्र और दूसरा पार्वती परिणय। एक मयूरा करके होते थे जिनकी रचनाएं मयूरा शतक, और व्याकरणविद भर्तृहरि इनके दरबार से थे, मतंग दिवाकर भी इनके दरबार से ही थे। और इन्होंने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध भी बनाए थे। और एक चीन के राजदूत है वाम येन से, ये इनके दरबार में आते हैं और तब तक पता लगता है कि हर्ष की अभी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। और एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा कि जब पता लगता है कि हर्ष की मृत्यु होने के बाद में उनकी गद्दी पर कोई अयोग्य शासक आकर के बैठ जाता है, तो उसके बाद में ये भाई साहब वांग येन से कहाँ जाते हैं, नेपाल और असम के अंतर्गत जाते हैं, जिससे कि लोगों मतलब वहाँ के राजाओं को ऑर्गेनाइज करके इस शासक के खिलाफ विद्रोह कर सकें। और बाद में बताते हैं कि जो अयोग्य शासक था, इसने गद्दी हथिया ली थी, तो उसको कैप्चर करके बाद में चीन लेके जाते हैं। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बात में, लेकिन ठीक है, ये स्टोरी चलती है। तो ओके, तो हमने देखा इसके दरबार में ह्वेनसांग भी आता है। ह्वेनसांग, और इससे पहले एक चीनी यात्री और के बारे में पढ़ा था, उसका नाम था फायान। तो फायान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त II के दरबार में। इनके प्रशासन के बारे में, तो प्रशासन गुप्तों की समानता और सर्वपल्ली पत्ती करके एक पोस्ट है, तो वो याद रखना, वो गांव के मुख्य अधिकारी को कहते थे। एक चीनी यात्री और है इत सिंह, तो वो इनके दरबार में आता है। वो इनके दरबार में नहीं, मतलब वो 670 AD के अंतर्गत आता है, यानी कि हर्ष की मृत्यु के काफी बाद आता है। इनका प्रशासन जनरली गुप्तों की समानता ज्यादा सामंती और विकेंद्रीकृत। अब ये विकेंद्रीकृत का यहाँ पे ये मतलब नहीं है जैसे कि आज के समय में हम पढ़ते हैं कि विकेंद्रीकरण का मतलब है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पावर आ रही है। विकेंद्रीकृत का सीधा मतलब है कि राजा के हाथ से कंट्रोल छूट करके सामंतों के हाथ में जा रहा था। तो जो उनकी जो राजधानी कैपिटल हुआ, मतलब जो कैपिटल सिटी हुआ करती थी, वहां पे तो राजा का पूरा होल्ड रहता था, लेकिन बाकी के जो रीजन होते थे वहां पे सामंतों का अपना ज्यादा दबदबा रहता था। तो ज्यादा सामंती था, इस वजह से कैसा था, विकेंद्रीकृत। ये मौर्यों के समान केंद्रीकृत नहीं था, जहाँ पे मौर्य अपने जो राज्य होते थे वहां पे गवर्नर के रूप में अपने परिवार वालों को नियुक्त करते थे। तो ये गुप्तों की समानी प्रशासन था इनका। बड़ी सेना का संचालन भी किया था, क्योंकि इन्होंने युद्ध भी लड़े थे, इस वजह से शशांक को हराया था। और पुलकेशिन के साथ में एक युद्ध हुआ था जिसमें वो हार जाते हैं नर्मदा नदी के तट पर। अच्छा, इनके जो सैन्य शिविर होते थे, सैन्य शिविर को स्कंद वरस कहते थे। ये शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो याद रखिएगा, स्कंद वरस या स्कंद वरा करके शब्द मिले तो उसका मतलब होता है सैन्य शिविर। पुरोहितों को भूदान देना जारी रहता है, जो कि जिसकी शुरुआत हमने देखा था कि सातवाहनों ने की थी। और अधिकारियों को वेतन के बदले भूदान देने का नियम भी देखने को मिलता है यहाँ पे। और अच्छा, कमाल की बात यह है कि हर स्वयं राज्य के निरीक्षण के दौरे पे निकलते थे, भेष बदल करके लोगों के बीच में जाकर के देखते थे उन्हें क्या समस्या है क्या नहीं है। और ह्वेनसांग के अनुसार कानून व्यवस्था की कुछ कमियां थी, और एक बताते हैं कि उन्हें एक बार लूट भी लिया गया था। तो इस पे एक UPSC ने प्रश्न भी पूछा है कि ह्वेनसांग के अनुसार कानून व्यवस्था एकदम मजबूत थी, मतलब किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं थी। ये एक एब्सोल्यूट सेंस में हो जाएगा कि
आज भी अगर कोई भी देश कितना भी डेवलप्ड क्यों ना हो, उसमें समस्याएं रहती ही हैं। चाहे अमेरिका कितना भी अच्छा मैं क्यों ना लगता हो, अगर आप अमेरिका की सोसाइटी को इंटरनली देखने का प्रयास करेंगे तो आपको वहां पर भी समस्याओं की भरमार देखने को मिलेगी, जैसी हमें भारत में देखने को मिलती है। तो कोई भी राज्य पूरी तरीके से एकदम फुल प्रूफ सेफ या सिक्योर नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कमियां लूपहोल्स रह ही जाते हैं। शूद्रों की स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। तो शूद्रों की स्थिति में हमने देखा था, गुप्तों के काल में भी देखा था, उनको सुधार देखने को मिला था कि उन्हें जो धार्मिक ग्रंथ थे उन्हें पढ़ने की अनुमति दे दी गई थी, श्री कृष्ण की पूजा करने की अनुमति दे दी गई थी। और यहाँ पे इन्हें खेती करने की अनुमति भी मिल जाती, लेकिन उससे पहले इन्हें क्या होता था कि इन्हें बाकी के जो 3 वर्ण है उनकी सेवा ही करनी पड़ती थी। हालांकि अछूतों की स्थिति दयनीय रहती है। अछूत मतलब वो चांडाल। तो ये हमने देखा था पिछली बार में कि अछूतों और शूद्रों के बीच की स्थिति मतलब वो अंतर जो था वो मिट गया था, लेकिन ऐसा नहीं मतलब यहाँ पे देखने को ऐसा नहीं मिलता कि पूरी तरीके से अंतर कई जगह बना रहा। वनपाल को क्या कहते थे? जंगल रक्षक कहते थे। और सर्वपल्लीपति, ये तो मैंने आपको अभी शब्द बताया ही था, तो गांव के मुख्य अधिकारी को कहते थे। ह्वेनसांग। अच्छा, ह्वेनसांग की एक स्टेटमेंट और थोड़ा याद रखिएगा कि ह्वेनसांग बताता है कि इस समय तक बौद्ध संप्रदाय 18 भागों में विघटित हो गया था। अब ये थोड़ा एग्जेजरेट लग सकता है, लेकिन ठीक है, हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ह्वेनसांग का टाइटल है, मतलब ह्वेनसांग ने ऐसा स्टेट किया है, तो इस वजह से। और नालंदा एक बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ये कुछ एनसीईआरटी के जो की टर्म्स थे मेरे को सीधे सीधे मिले, तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं, तो जरा देख लेते हैं एक बारी। तो हर्ष का एम्पायर आप देख सकते हैं। तो हर्षा का एम्पायर ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, इतना था। और जो नर्मदा नदी इनके जो साम्राज्य था उसकी दक्षिणी सीमा थी। और इधर पे अच्छा, मैं आपको यहाँ पे कुछ लोकेशंस हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप जरा लोकेशंस पे फोकस कीजिए। तो ये थानेश्वर पता ही है, हरियाणा के अंदर है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहते थे, ये बताइए। कन्नौज ये हमने देखा, यहाँ पे इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था। एक्चुअली में होता क्या है कि जब गृहबर्मन की हत्या हो जाती है, तो उसके बाद में कन्नौज पे शासन करने के लिए कोई राजा नहीं बचता, ठीक है। और जो राजश्री तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर चुकी है, तो उसके बाद में यहाँ के लोगों द्वारा हर्ष से प्रार्थना की जाती है कि आप भी हमारे शासन को चलाइए। तो हर शुरुआत में तो थोड़े से झिझकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में इस शासन को चलाने का दायित्व लेते हैं और अपनी राजधानी स्थानेश्वर से हटा करके कन्नौज शिफ्ट कर देते हैं। इस कन्नौज शिफ्ट करने के पीछे एक वजह और ये भी मानी जाती है कि जो थानेश्वर जो लोकेशन है, ये उत्तर पश्चिमी जो सीमा है वो विदेशी आक्रमणों के पीछे मतलब की वजह से काफी सस्पेक्टेड होती थी, और कहीं ना कहीं ये विदेशी आक्रांताओं को आगमन देने का एक न्योता था। तो इस वजह से उन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज शिफ्ट कर लिया। ओके, तो इसके बाद में ये उदयपुर, ये काशी पता है, नालंदा पता है, राजगिरी पता है, ताम्रलिप्ति। हाँ, ताम्रलिप्ति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह नगर था। और ये बल्लभी तो पता ही है, गुजरात के अंदर। तो याद रखिएगा, बल्लभी बौद्ध और जैन दोनों ही रिलीजन का एक प्रमुख सेंटर के रूप में उभरा, और शिक्षा के केंद्र के रूप में तो उभरा ही था। और साउथ में तो अभी हम देखेंगे, साउथ में जाकर के। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अभी हम। ये कुछ की ऑफिसर्स के नेम है। तो एक तो अवंती किसे कहते थे? तो अवंती जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड वॉर, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने एक शब्द पढ़ा था, संधि विग्रह। संधि विग्रह, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो ये उसी की तरीके से कुछ काम करने वाला व्यक्ति था, अवंती। याद रखिए थोड़ा सा। एक सिंहनाद या सिंहनाद, तो ये क्या था? सिंहनाद कमांडर इन चीफ, तो सेना में चीफ हुआ करता था। एक कुंतल, तो कैवलरी ऑफिसर, तो जो घोड़ों की सेना का मुख्य ऑफिसर होता था उसको कुंतल कहते थे, कुंतल। एक स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त यानी कि जो चीफ कमांडेंट ऑफ एलिमेंट फोर्सेस, जो हाथियों की सेना का जो वो होता था उसको स्कंदगुप्त कहते थे। एक दीर्घ ध्वज मतलब ध्वज दीर्घ लंबी दूरी तक लेके जा रहा है, हाँ, रॉयल मैसेंजर, जो संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था। और एक बनु है, तो कीपर रिकॉर्डर्स, तो जो जिसको काम होता था जो दस्तावेज है उनका लेखा जोखा रखना, बनु। एक महाप्रतिहारा, तो चीफ ऑफ प्लेसेस ऑफ गार्ड, तो जो महल के अंदर जो सैनिक अधिकारी तैनात होते थे सुरक्षा के लिए, तो उनकी देखरेख करने वाला या उनका जो मुखिया होता था उसको महाप्रतिहारा कहते थे। और एक है सर्वगाता डिपार्टमेंट, सीक्रेट डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस, यानी गुप्तचर विभाग को कह सकते हैं। सर्वगाता है तो सीक्रेट डिपार्टमेंट, लेकिन सर्वगाता सब जगह गा रहा है, इस तरीके से थोड़ा सा कोई निमोनिक बना करके याद कीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस, सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट।
अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, ये ऐसा कहा जाता है कि हर्ष की सेना के अंतर्गत जब क्या कहते हैं, हाथियों को ना शराब पिला दी जाती थी और फिर उसके बाद में इनको सैन्य क्षेत्र में छोड़ दिया जाता था, जिससे कि वो जाकर के उथल पुथल मचा दें। थोड़ी सी बात ये भी याद रखना। और हमने एक टर्म तो देखा ही था, स्कंद वरस। हाँ, स्कंद वरा या स्कंद वरस, तो ये किसके लिए था? तो ये था सैन्य शिविरों के लिए, सैन्य शिविर। यहाँ पे कुछ और बातें हैं, तो इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके के कर लगते थे, एक भाग, हिरण्य और बलि। तो भाग क्या होता था? तो जो भाग होता था वो जनरली लैंड टैक्स यानी भूमि कर होता था, जो मुख्यतः वस्तु के रूप में कलेक्ट किया जाता था। और क्या कहते हैं और एक हिरण्य टैक्स होता था, वो जनरली फार्मर और जो व्यापारी होते थे उनसे लिया जाता था कैश में। तो ये कैश में या वस्तु के रूप में लिया जाता था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद है कि भाग, हिरण्य और बलि, ये 3 तरीके के टैक्स चलते थे। और हमें यहाँ पे बलि के बारे में कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं होती है, किस तरीके से लेते थे, किस तरीके से नहीं। और ये प्रोड्यूस का 1/6 लगता था, ये वाली बात तो हमने देखा ही था कि हर जगह जनरली 1/6 से लेकर के 1/4 तक देखने को मिलता है टैक्स की जो रेट्स है वो। रिलीजियस पॉलिसी के बारे में देखा था हमने, तो हर से शुरुआत में क्या था, सेविज्म को फॉलो करते थे, उसके बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लेते हैं अपनी सिस्टर के इन्फ्लुएंस में आकर के। और हिंसा तो था ही। इन्होंने महायान स्कूल को एक्सेप्ट किया था। और हर्षा ने 2 सभाएं बुलाई थी बुद्धिस्ट असेंबली, तो एक कन्नौज में, एक प्रयाग के अंदर, हमने ये भी देखा था। जिसमें जो कन्नौज की असेंबली थी वहाँ पे लगभग 20 राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भास्कर बर्मन भी थे कामरूप के। और क्या कहते हैं अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में देख लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में, अच्छा, इनके यहाँ पे जो क्रिमिनल लॉ थे वो ज़्यादा सीवियर हो गए थे गुप्ताओं के काल के दौरान से। और मीमांसा का अपॉइंट किए जाते थे जस्टिस देने के लिए। अच्छा, हमने दंड नायक के बारे में पढ़ा था कि दंड नायक मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो जस्टिस देता है, लेकिन अब यहाँ पे एक नया शब्द मिल रहा है, मीमांसका। तो मीमांसका शब्द थोड़ा नया है, इस वजह से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, याद रखिएगा। मीमांसका यानी कि डिस्पेंस, अ पर्सन हु डिस्पेंस जस्टिस। ओके। और कहा जाता है कि कुछ कुछ जगह पे ज़्यादा हार्श पनिशमेंट इस तरीके से भी होती थी कि ज़्यादा बड़ा अपराध होने पर व्यक्ति के अंगों को भी काट दिया जाता था। और सती भी प्रैक्टिस देखने को मिलती है यहाँ पे, सती द ट्रायल ऑर्डर बाई बस इन प्रैक्टिस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और पनिशमेंट, और उम्र कैद की सजा भी दी जाती थी इनको। अगर राजा के खिलाफ तुम अगर कोई अपराध कर रहे हो या उनके खिलाफ कोई साजिश रची है तुमने, तो तुम्हें उम्र कैद की सजा मिल सकती है। हिंसांग बताते हैं कि हिंसांग ने लगभग 13 साल तक भारत में रहे और इन्होंने कई सारे पवित्र ग्रंथ और जो पवित्र ग्रंथ थे उनको कलेक्ट करके वो चाइना भी लेकर के गए थे। उन्हें यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की। ओके। और इन्होंने हर्ष के काल के काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई, चाहे इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो, कल्चरल कंडीशन। तो और हमने इकोनॉमिक में अभी मैंने आपको बताया था कि ये बताता है कि इसको एक बार लूट लिया गया था एक जगह पे। ओके। हर्ष के काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी? तो महिलाओं की स्थिति के बारे में यहाँ पे हमें एक बात पता लगती है कि हमने अभी तक पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्या देखा था कि पर्दा सिस्टम मुस्लिमों के आक्रमण के साथ देखने को मिलता है, लेकिन ह्वेनसांग कहता है कि भारत में पर्दा सिस्टम चलता था, महिलाएं पर्दा करती थी। तो ये थोड़ा सा विरोधाभासी लग रहा है, लेकिन ह्वेनसांग के कंटेक्स्ट में जरूर याद रखिए कि हाँ, ह्वेनसांग ऐसा मानता है। लेकिन वो बताता है कि हायर क्लास की फीमेल्स के अमंग हायर क्लास वुमेन के अंतर्गत ये पर्दा सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि राजश्री जो थी हर्ष की बहन, वो पर्दा नहीं करती थी। और सती भी प्रैक्टिस मतलब की जाती थी। और सती के बारे में तो हम देखा था कि एनड अभिलेख ऐसा पहला अभिलेख है जहाँ पे हमें सती के बारे में पता लगता है। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी यानी कि अशोक की माता जी यशोमती देवी, उन्होंने प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर अपने पति के साथ में सती होने का निश्चय किया था। तो सती भी चलती थी और पर्दा सिस्टम भी चलता था, लेकिन ओनली लोअर क्लास वुमेन, हायर क्लास वुमेन नहीं करती थी। ये ह्वेनसांग के अनुसार है। जबकि हमने कल एक चीज़ और भी देखी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो, क्या देखा था कि हमने देखा था कि जो हायर क्लास की वुमेन है उनको काम करने की मनाही थी, ठीक है, वो बाहर जाकर के कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन जो लोअर क्लास यानी कि वैश्य और शूद्र वर्ण की जो महिलाएं थी वो जाकर के ऑक्यूपेशनल काम कर सकती थी। तो ये फिर से विरोधाभास आ गया, क्योंकि अगर आप ऑक्यूपेशनल काम करने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पर्दा तो नहीं करना चाहिए, या पर्दा करेंगे तो कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन ठीक है, आप हिंसा के कंटेक्स्ट में याद रखिए कि हाँ उसने कहा कि पर्दा सिस्टम चलता था। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी हिंसा बताता है कि ये एक तो फेमस इंस्टीट्यूशन के रूप में उभरा था। यहाँ पे कई सारे लोग आते थे, चाइना, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, तिब्बत, हाँ और कई अदर कंट्रीज से भी आते थे, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया से भी आते थे और यहाँ पे लेकर के पढ़ाई करते थे। अच्छा, यहाँ पे एक कुछ रेप्यूटेड बुद्धिस्ट स्कॉलर के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा वो याद रखिए। सीलभद्र, तो सीलभद्र नालंदा से जुड़े हैं, पहली बात ये याद रखना। एंड हु वाज प्रोबेबली हेल्ड फ्रॉम असम, तो ये जनरली असम के माने जाते हैं और इन्होंने हेड किया था, जो हेड मतलब यूनिवर्सिटी के हेड भी थे सीलभद्र। एंड और इसमें 10,000 के स्टूडेंट के आसपास लगभग एक साल में एनरोल्ड होते थे। और धर्मपाल, चंद्रपाल, सीलभद्र, भद्रीहरि, जयसेन, दिवाकर, मतंग, ये सारे के सारे कौन थे? ये बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे। ये आप नाम याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी की यही आदत है, वो क्या पूछते हैं कि ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, इनमें से बताइए कौन बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। बुद्धिज्म से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो फंस जाएंगे हम। जैसे अगर आपको याद हो, एक आर्यदेव करके एक नाम पूछा था उन्होंने, तो उन्होंने सामने लिख दिया था जैन सिद्धांतकार, जबकि ये सैन सिद्धांतकार नहीं थे। कौन थे? तो ये बुद्धिज्म से एसोसिएटेड थे। इसी तरीके से जयसेन, सीलभद्र और मतंग, इनका नाम जरूर याद रखिएगा आप। सीलभद्र तो काफी इंपॉर्टेंट है, मतंग भी और दिवाकर भी। ओके, तो ये हमने हर्ष की स्टोरी को देखने का प्रयास किया है यहाँ पे। और इसके आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं अब मैत्रकाज के बारे में। तो मैत्रकों के बारे में बस इतना याद रखिएगा कि ये तो गुजरात में थे और गुप्तों के अधीन थे। इनकी राजधानी बल्लभी थी। बल्लभी बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के लिए काफी पॉपुलर सेंटर था, एक एजुकेशन सेंटर के रूप में भी उभरा था। और हमने देखा था कि बल्लभी में सेकंड जैन काउंसिल भी कंडक्ट की जाती है। और ये हर्ष के समकालीन थे और यहाँ का जो शासक था हर्ष ने इसको हराया भी था, लेकिन हर्ष ने बाद में इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था। ओके, मोखरी के बारे में हमने देख लिया था। मोखरी कन्नौज में शासन करते थे, ये भी गुप्तों के अधीन थे। और अच्छा, मोखरियों के बारे में खास इंपॉर्टेंट बात तो नहीं देखने को मिली, बस इनकी जो किंग्स की क्रोनोलॉजी है वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। वैसे मेरे को खास काम की नहीं लगी, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं एक नज़र। हरिवर्मन, आदित्य वर्मन, ईशान वर्मन, सर्ववर्मन, अवंती वर्मन और ये ग्रह वर्मन जो लास्ट में आते हैं कुछ। और इनकी मृत्यु के बाद एक दो शासक और आते हैं, वो काफ़ी कोई नहीं आता इनके बाद। और जो भी रहते हैं वो हर्ष के अंडर रह करके सबमर्ज्ड हो जाते हैं। और इनकी राजधानी कन्नौज थी। इनका प्रमुख शासक कौन था? ग्रहवर्मन। और इनका हर्ष की बहन राजश्री से विवाह हुआ था और इनको मार दिया जाता है किसके द्वारा? तो हमने देखा था शशांक। और मालवा का जो शासक था देवगुप्त, इन दोनों ने मिलकर इसको मरवा देते हैं। और इसके बाद में ये पुष्यभूति राज्य में मिला दिया जाता है। इसका वास्तविक संस्थापक ईशान वर्मन को मानते हैं, ये ईशान वर्मन। और ये हमें जानकारी मिलती है असीरगढ़ ताम्रपत्र, तो खास काम का नहीं जाने दो। ईशान वर्मन ने हूणों को भी पराजित किया था। तो ये हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में देख लिया। अब हम जरा साउथ इंडिया में चलते हैं। साउथ इंडिया में मेजरली दो डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, एक तो चालुक्यों के बारे में और दूसरा पल्लवों के बारे में, कांची के पल्लव। तो जल्दी से देख लेते हैं उनको भी। तो दक्कन में क्या होता है? तो हमने दक्कन में देखा था कि 2nd सेंचुरी बीसी में बीसी में देखा था हमने क्या देखा था कि 1 सेकेंड, सातवाहन आते हैं। सातवाहनों के बाद में वाकाटकास आते हैं। वाकाटकास को कौन रिप्लेस करता है? चालुक्य डायनेस्टी रिप्लेस करती है। चालुक्य वंश में हम देखने वाले हैं। चालुक्यों के बारे में हमें 2-3 इनकी ब्रांचेस देखने को मिलती है। अभी हम यहाँ पे मेजरली बादामी के चालुक्य को देखने वाले हैं, जिन्हें जनरली पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं। बाकी की डायनेस्टी जो लता के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और एक सोलंकी चालुक्य और देखने को मिलते हैं हमें बाद में। इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि ये इनको हम कब पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज नहीं पढ़ने वाले इनको। अभी हम केवल पश्चिमी चालुक्य पे फोकस्ड रहेंगे। इनकी राजधानी थी बादामी या बातापी, जो कि आज के कर्नाटक के अंतर्गत आती है। ये जनरली ब्राह्मणवादी मूल के थे। ओके, इनमें जो पहला शासक है वो कौन है? पुलकेशिन फर्स्ट, जिसने इस वंश की स्थापना की थी, संस्थापक। और इनकी राजधानी थी कर्नाटक बातापी। आप देख सकते हैं इनका मिड 6th सेंचुरी एडी का इनका टाइम पीरियड है। और इनके बाद में एक शासक आता है कीर्तिवर्मन, जिसने इस साम्राज्य को काफी विस्तार किया। और इसके बाद में इनका कीर्तिवर्मन का एक बेटा मंगलेश, और इनका भतीजा पुलकेशिन II। इनमें लड़ाई होती है और उसके बाद में पुलकेशिन II एक विजेता के रूप में निकल के आता है। तो बस ये कीर्तिवर्मन, मंगलेश, इनका नाम याद रखिएगा। बाकी कोई इनसे रिलेटेड कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुलकेशिन II के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये हर्ष के समकालीन था और इसने हर्ष को हराया भी था नर्मदा नदी के तट पे। और इसने यहीं से फिर एक उपाधि ली थी, दक्षिणापथेश्वर की उपाधि ली थी। और इसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या किया था कि एक डिस्प्यूटेड रीजन था, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का डिस्प्यूटेड रीजन था, इसको वेंगी कहते थे। वो जनरली पल्लवों के कंट्रोल में आता था।
और पल्लव उस समय जो पल्लवों का जो शासक था वो कौन थे, महेंद्र वर्मन थे। तो महेंद्र वर्मन के अंतर्गत आता था। तो इसने महेंद्र वर्मन के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा और इस युद्ध में इनको हरा देने के बाद में बेंगी को जीत लिया और ये बेंगी वाला जो क्षेत्र था वो अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। विष्णुवर्धन को दे दिया और यही जो है यही वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य कहलाते हैं। इनका अलग कहानी है, इनको हम अभी एसोसिएट करके नहीं देखेंगे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में एक बात और कि फिर इसके बाद में होता क्या है कि जब महेंद्र वर्मन हार जाते हैं तो उसके बाद में महेंद्र वर्मन के बाद में इनका बेटा आता है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन अपने पिता की इस अपमान का बदला लेने के लिए दोबारा से पुलकेशिन II के ऊपर अटैक करता है जाकर के, और इस अटैक में पुलकेशिन II मारे जाते हैं। मारने के बाद में ये बातापी कोंडा की उपाधि लेता है। बातापी कोंडा, कोंडा का मतलब होता है विजय पाने वाला। कहाँ पे, विजय, बातापी, तो बातापी पे विजय पाने वाला इसकी उपाधि लेते हैं और 13 साल तक बादामी को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और फिर हम देखेंगे कि इसमें इनका एक और शासक आता है, उसका नाम है विक्रमादित्य फर्स्ट। वो इनको क्या कहते हैं, बादामी से बाहर खदेड़ के निकालता है नरसिंह वर्मन को। और इसमें एक बात और याद रखिएगा कि पुलकेशिन II ने फारसी राजाओं के साथ में भी अपने संबंध बनाने की कोशिश की थी। तो उसकी जानकारी हमें मिलती है कि फारसी राजा के पास इन्होंने, फारसी जो राजा था उस समय खुसरो II, उसके पास अपने राजदूत भेजे थे और उस राजा ने भी यहाँ पे राजदूत भेजे थे। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है कि एक पुलकेशिन II का दरबार में फारसी दूत आता है। इसकी एक पिक्चर हमें देखने को मिलती है अजंता की गुफा नंबर 1 के अंदर। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पुलकेशिन II ने एक पुलकेशिन II के दरबार में फारसी एक दूत आता है। तो उसकी जो चित्रकारी है वो हमें किस गुफा में देखने को मिलती है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अजंता, एलोरा, बादामी की गुफा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना कहाँ देखने को मिलती है, अजंता में। ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा कि आप बादामी ना टिक करें, क्योंकि आप बादामी ही टिक कर सकते हैं, क्योंकि अजंता को डायरेक्टली हम चालुक्यों के साथ एसोसिएट करें ये हमने नहीं देखा जनरली। पेनसांग भी इनके दरबार में आता है, तो इनका भी याद रखिएगा। और इनका एक इंस्क्रिप्शन है, ए होल इंस्क्रिप्शन, जो इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने इसको लिखा था। तो ए होल इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है। और ये किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ये भी याद रखना है। दक्षिणापतेश्वर की उपाधि ली थी हमने, ये भी देख लिया। और ये पता लगता है कि जो मेगुती टेम्पल है एट ए होल कर्नाटक के अंतर्गत, ये इसी की दीवार पे हमें ये देखने को मिलता है। On the eastern wall of this Jain temple in 19 lines in Sanskrit inscription। तो इसमें जो 19 लाइन लिखी गई हैं वो वही एहोल इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। और इसके कंपोजर कौन थे, तो रवि कीर्ति थे। और इसमें इन्हें सत्यसराय कहा गया था, एडोब ऑफ ट्रुथ, यानी कि जहाँ पे सत्य ठहरता है आकर के। और इसमें बताते हैं कि इन्होंने अपने सभी दुश्मनों को हरा दिया था। स्पेशली हर्षवर्धन का जिक्र हमें इसी से पता लगता है। अच्छा, हर्षवर्धन की हमें किसी भी इंस्क्रिप्शन में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती कि उसने पुलकेशिन II के साथ में युद्ध किया था जिसमें वो हार गया था। और सीधी सी बात है, अपनी पराजयों को कोई भी लिखित रूप में नहीं रखता है, लेकिन विजयों को रखता है। तो पुलकेशिन II जीता था, तो इस वजह से उसने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। ओके, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये आप चालुक्य डायनेस्टी का मैप देख सकते हैं और इसमें इनका टेरिटोरियल एक्सपांसन देख सकते हैं। तो यहाँ पे भोज का, पत्तीनकाज, बातापी, स्वर्णगिरी, तो ये बातापी में इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ओके, तो फिर मैंने आपको ये बताया था कि विक्रमादित्य फर्स्ट आते हैं। टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। अभी तक हमने देखा था पुलकेशिन फर्स्ट, फिर कीर्तिवर्मन को देखा था, फिर उसके बाद में मंगलेश को देखा था, और उसके बाद में पुलकेशिन II को देखा था। अब विक्रमादित्य फर्स्ट को देख रहे हैं। हालांकि इस बीच में 1-2 शासक और आते हैं, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है। विक्रमादित्य फर्स्ट आते हैं 655 से 680 के बीच में। तो पल्लवों को बादामी से बाहर निकालने में कामयाब रहते हैं और राजधानी कांची पर कब्जा भी करते हैं। और इन्होंने राजमल्ला की उपाधि ली थी। जैसे नरसिंह वर्मन ने बातापी कोंडा की उपाधि ली थी ना, उसी तरीके से ये राजमल्ला की उपाधि लेता है। राजमल्ला ने पल्लवों का सम्राट, और इसने चेर, चोल, पांड्या इन सबको भी हराया था। इसके बाद में विक्रमादित्य II आते हैं। तो विक्रमादित्य II तोंडई मंडलम पर लगातार आक्रमण करते हैं। तोंडई मंडलम ये है क्या है, ये सदर्न आंध्र प्रदेश और नॉर्दर्न तमिलनाडु का जो रीजन मिलके बनता है उसको तोंडई मंडलम कहते हैं। नया रखना है, तोंडई मंडलम ये जनरली ये वही रीजन है जहाँ पे पल्लवों का शासन हुआ करता था। और पल्लव राजा नंदीवर्मन II पर जीत भी हासिल करते हैं और चालुक्यों के अपमान का फिर से बदला लेंगे जाकर के। इनके जो पूर्वज थे विक्रमादित्य फर्स्ट, उन्होंने तो लिया ही, अब ये भी लेंगे दोबारा बदला जाकर के। और इन्होंने
बदला लेते हैं जाकर के। और जो कैलाशनाथ मंदिर है, देखेंगे इसको हम, जो राज सिम्हा ने बनवाया था, जो कैलाशनाथ मंदिर है, उसके विजय, वहाँ पे जाके एक विजय स्तंभ लगवाते हैं और उस पर वृत्तांत लिखवाते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे आया था। हाँ, किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। ये थोड़ा याद रखिएगा। किसने करवाया था? विक्रमादित्य टू ने। और इस वंश का जो अंतिम शासक है कीर्तिवर्मन द्वितीय, और वो इस वंश का अंतिम शासक साबित होता है और उसको दंतीदुर्ग द्वारा पराजित कर दिया जाता है। और ये दंतीदुर्ग वही है जो बाद में जाकर के राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना करेगा, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इनकी थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने मंदिर निर्माण की बेसर शैली को इंट्रोड्यूस कराया था और रॉक कट गुफाओं का निर्माण कराया था। इसमें हमने एहोल गुफा मंदिर देखा। और ये एक टर्म है सेला। ये सेला वो लोकेशन है जहाँ पे आराध्य देवता का पवित्र स्थान, यानी कि यहाँ पे जो मेन डीटी है, मेन डीटी ऑफ द टेम्पल है, उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। तो सेला। लड़खान मंदिर, मेगुटी का जैन टेम्पल, और मेगुटी का एक दुर्गा टेम्पल भी है, तो वो भी याद रखना। ये मेगुटी के अंदर ही है दुर्गा मंदिर, तो इसको भी बनवाते हैं जी। संगमेर और विरूपाक्ष टेम्पल। ये विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में एक स्टोरी मैं आपको और छोटी सी बता दूं कि विरूपाक्ष टेम्पल हम जनरली विजयनगर साम्राज्य के साथ एसोसिएट करके देखते हैं, लेकिन ये विरूपाक्ष टेम्पल का एक्सपांसन है जो विजयनगर के लोगों ने कराया था। तो जनरली ज़्यादातर जो मंदिर का आज हम जो हिस्सा देखते हैं वो विजयनगर साम्राज्य के दौरान ही बना था। लेकिन इसकी जो शुरुआत थी वो चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे हो चुकी थी। और बादामी में हम देखते हैं एक भूतनाथ टेम्पल मिलता है, भूतनाथ मंदिर। अजंता एलोरा में भी चित्रकारी देखने को मिलती है इनकी। तो अजंता में तो मैंने आपको बताया ही कि अजंता में देखते हैं हम कि इनके दरबार में एक जो फारस के जो शासक थे खुसरो टू, उनका एक दूत आता है, तो उसकी चित्रकारी की गई है गुफा नंबर 1 के अंदर। और इनका जो रॉयल एम्बलम था वो क्या था? तो रॉयल एम्बलम था वाइल्ड वोर, जो वराह का, भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है वो इनका रॉयल एम्बलम हुआ करता था। और ठीक है जी, वराह अवतार। और इसमें बताते हैं कि भगवान विष्णु ने गॉडेस जो पृथ्वी है उसको बचाया था। और पल्लवों का जो सिंबल था वो क्या था? बैल था, भगवान शिव का वाहन बैल। इनके किंग्स एंड मिनिस्टर्स के बारे में तो देखते हैं जरा। ऑल पावर तो किंग के अंतर्गत ही रहती थी, ये वाली बात तो पता ही रहती है। जनरली हर राजा के बारे में ऐसा ही है। यहाँ पे हमें कुछ मिनिस्टर्स के नाम पता लगते हैं, आप ज़्यादातर के बारे में जानते भी हैं। जैसे एक महासंधि विग्रह, तो महासंधि विग्रह मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, फॉरेन अफेयर या मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। अमात्या तो मिनिस्टर हो गया, रेवेन्यू मिनिस्टर कह रहे हैं। और समाहर्ता मिनिस्टर ऑफ एक्सचेकर, यानी कि खजांची। अमात्या तो मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और जो समाहर्ता मिनिस्टर ऑफ एक्सचेकर। और इनका जो डिवीजन था वो जनरली वही राष्ट्रकूटों की समान था, विषय, राष्ट्रम, नाडु, ग्राम। तो जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने दीजिए। और बादामी की एक लोकेशन है, जरा उसको देख लेते हैं। तो बादामी में हमें 4 केव देखने को मिलती हैं। तो जो 4 केव है, जनरली यहाँ पे जो गुफा मंदिर है इनका निर्माण मंगलेश ने शुरू कराया था, जो कि भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। तो बस मंगलेश का नाम याद रखना है, जो हमने देखा था। जहाँ पे भगवान विष्णु एक स्नेक के ऊपर लेटे हुए हैं इस तरीके से। और अगर आपको इमेज दिखा पाऊँ तो ठीक है, मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा वो इमेज क्या है। तो ओके, यानी इन लोगों ने कई सारे जो अन्य धर्मों के जो आर्किटेक्ट या रिलीजियस स्कॉलर्स थे उनको भी पैट्रोनेज प्रोवाइड कराया। तो सेक्युलर एटीट्यूड टू बोथ पैट्रन एंड आर्किटेक्ट। पट्टडकल, तो पट्टडकल लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो पट्टडकल एक विलेज था, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे अपने अनोखे मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे हमें विरूपाक्ष टेम्पल मिलता है। और जिसको किसने बनवाया था? तो लोहा महादेवी ने बनवाया था। और इसमें इनके जो पति थे कांचीपुरम पे जाके विजय करके आते हैं। विक्रमादित्य 2 हमने देखा था कि जाकर के फिर से बदला लेते हैं वहाँ पे। और पट्टडकल में हमें एक पापनाथ टेम्पल और देखने को मिलता है, जो भी सिमिलर है, विरूपाक्ष टेम्पल के सिमिलर है, मतलब उसी की तरीके से कुछ दिखता है। ओके, और यहाँ पे ये एक मैं आपको एक मंदिर के बारे में बताऊंगा। ओके, ये एक एहोल लोकेशन और है। हमने 3 लोकेशन देखी, एक बादामी, पट्टडकल और एक एहोल। एहोल को अय्या बोले भी कहते हैं। अय्या बोले, यहाँ पे एक मर्चेंट गिल्ड हुआ करती थी, उसको अय्या बोले कहते थे। तो इस वजह से एहोल या अय्या बोले, उसी तरीके से अब इसका नाम पड़ा अय्या बोले या उसका नाम था, तो अब देख लीजिए किस तरीके से। लेकिन एहोल को ही अय्या बोले भी बोलते हैं। और अय्या बोले मर्चेंट गिल्ड से इसका नाम आया है।
एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर हुआ करता था। और यहाँ पे कई सारे मंदिर लोकेटेड है, तो जिसमें हमने एक लड़खान टेम्पल है ऐहोल के अंतर्गत, और एक जो मेगुटी का जैन टेम्पल है वो भी देखा था हमने, ऐहोल के अंतर्गत ही है। और एक टेम्पल और है जो, अच्छा मेगुटी में मैंने आपको 2 टेम्पल बताए थे, एक जैन टेम्पल भी है, एक दुर्गा टेम्पल भी है। हाँ, मेगुटी का दुर्गा टेम्पल भी बोलते हैं। ये सेमी सर्कुलर है और जनरली ये बुद्धिस्ट का जो चैत्य का कंसेप्ट है उसके आधार पर बनाया गया है इनको। यस, ये हुच्ची मल्लीगुड़ी टेम्पल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। हुच्ची मल्लीगुड़ी टेम्पल ये कहाँ पे है, तो ये भी ऐहोल के अंतर्गत ही है। और ये एक जैन, हाँ ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है। और ये भी सेम यानी कि दुर्गा को ही डेडिकेटेड है। ये है हुच्ची मल्लीगुड़ी टेम्पल, ये वाला, तो ये ऐहोल के अंतर्गत ही आता है। और इन्होंने कुछ जैन टेम्पल भी बनवाए थे, तो हम ऐहोल के अंतर्गत ही हमें कुछ जैन गुफाएं भी देखने को मिलती हैं। तो चालुक्य डायनेस्टी में एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो चालुक्य डायनेस्टी का टाइम पीरियड 6 से 12 सेंचुरी। तो इस 12 सेंचुरी में इनकी कुछ सिबलिंग डायनेस्टी थी, तो उन सबको मिला करके देखते हैं। तो चालुक्य डायनेस्टी में बादामी के चालुक्य पढ़ रहे थे आज, तो बादामी के चालुक्य में हमने देखा 6 से 8 सेंचुरी तक ये टाइम पीरियड रहता है इनका। पुलकेशी फर्स्ट करके इसको एस्टेब्लिश करता है और इसकी राजधानी वातापी होती है। उसके बाद में जो इनका नेक्स्ट किंग आता है वो पुलकेशी II, जो काफ़ी ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है। उसने पुलकेशी II ने क्या किया था, पल्लवों के साम्राज्य, उत्तरी साम्राज्य तक अपना विस्तार बढ़ाया, महेंद्र वर्मन को हराया, तो हर हर्ष को भी हरा करके नर्मदा नदी तक सीमित कर दिया था। हाँ, लेकिन उसके बाद में नरसिंह वर्मन जाकर के वातापी पर हमला करता है और उसको 13 साल तक अपने कब्जे में रखता है। और चीनी यात्री वेनसांग भी पुलकेशी II के दरबार में दौरा करता है। और पुलकेशी II की मृत्यु के बाद में आंतरिक झगड़ों के कारण, लेकिन ठीक है वो काफ़ी बाद में होता है, तो इसका पतन शुरू हो जाता है। हाँ, पुलकेशी II के बाद में जो हमने देखा था विक्रमादित्य फर्स्ट आता है, फिर विक्रमादित्य II, और फिर उसके बाद में कीर्तिवर्मन, जो कि उसके ही एक सामंत दंतिदुर्ग द्वारा मार दिया जाता है। और इस तरीके से जो पश्चिमी चालुक्य हैं उनकी डायनेस्टी का एंड देखने को मिलता है हमें। और चालुक्य डायनेस्टी में जरा ये भी देख लेते हैं इनका कल्चर के बारे में। तो हमने देखा था कि वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के काल में इमर्ज होता है। और इसमें हमने पट्टडकल के टेम्पल्स भी देखे थे और ऐहोल और बादामी के टेम्पल भी देखे। ऐहोल को हम अय्या बोली भी कहते हैं। अय्या बोली में हमने एक मच्छी हल्लीगुड़ी टेम्पल, हाँ ये वाला हुच्ची मल्लीगुड़ी टेम्पल, इसको देखा था। और इनकी जो सेना थी उस सेना में एलिफेंट भी होते थे, हाँ आर्मी भी होती थी। और ठीक है, ये महाराष्ट्र और राष्ट्रकूटा विषय भोग, तो ये अलग अलग मिलता रहता है, तो खास काम करनी है, स्किप करते हैं इसको। और लोकल असेंबली, तो लोकल इशूज लोकल असेंबली द्वारा देख लिए जाते थे। हाँ, एक चीज़ जरा याद रखिए, अग्रहारा, तो इनके द्वारा भी जो ब्राह्मण होते थे उन लोगों को जमीन दान में दी जाती थी, तो जमीन को अग्रहार कहते थे। हाँ, अग्रहार कौन सी भूमि, जो ब्राह्मणों को दान में दी गई, ऐसी भूमि को एक नाम और दिया जाता है ब्रह्मदेय। अच्छा, इस भूमि के अंतर्गत ही एक लोकेशन होती थी। लोकेशन के मतलब इस भूमि के में ही एक स्कूल टाइप की चीज खुल दी जाती थी, उसको घटिका कहते थे। तो घटिका इज द सेंटर ऑफ लर्निंग इन द अग्रहारा लोकेशन और इन अ टेम्पल, प्लेस ऑफ हायर लर्निंग। ओके, इसमें आप अग्रहारा देख लिया हमने। और कॉइनेज, ठीक है, इनके नागरी और कन्नड़ा लैंग्वेज हमें दोनों में स्क्रिप्ट दोनों देखने को मिलती है। और इनका जो हमने सिंबल देखा था वो बोर यानी कि भगवान वराह अवतार देखने को मिलते हैं। और इन्होंने जनरली वैदिक हिंदुइज्म को फॉलो किया था, लेकिन जैनिज्म को भी इन्होंने पैट्रोनेज दिया, बुद्धिज्म को भी पैट्रोनेज दिया था। और इन्होंने शैविज्म के भी पैट्रोनेज दिया, जिसमें हम कुछ इनके सेक्टर पशुपात, कापालेक और कालामुकाज, इनको भी पैट्रोनेज प्रोवाइड कराया था। जनरली याद रखिएगा, किसी भी स्कॉलर के बारे में, मतलब किसी भी किंग के बारे में, जिसके बारे में अगर आपको स्पेसिफिकली सीधे सीधे नहीं पता है कि उसने किसी धर्म विशेष को प्रताड़ित किया था, जनरली आप ऐसा मान के चलिएगा कि हाँ वो एक सेक्युलर किंग रहा होगा और उसने सभी धर्मों को सम्मान दिया होगा, क्योंकि किंग के लिए एक जरूरी है, क्योंकि वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वजह से किसी एक धर्म विशेष के साथ में वो एसोसिएट होकर के नहीं रह सकता है तब तक कि आपको स्पेसिफिकली ना पता हो। जैसे हम औरंगजेब के बारे में देखेंगे कि वो काफ़ी कट्टर इस्लामिस्ट था। तो इसी तरीके से अगर मैं इतिहास में कोई और शासक याद कर पाऊँ तो ऐसे कोई और शासक हमें देखने को नहीं मिलते हैं जनरली। जैसे कि शशांक को देखते हैं हम, उसने बोधि ट्री कटवाया था, तो उस तरीके की कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। पल्लवों के बारे में भी देख लेते हैं जल्दी से। तो पल्लव साउथ इंडिया में थे, तो इनका आप टेरिटोरियल एक्सपांसन देख सकते हैं। तो ये सदर्न आंध्र प्रदेश एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु, जिसको हम तोंडई मंडलम लोकेशन कह रहे हैं, तोंडई मंडलम।
तो यहाँ पे क्या होता था कि ये नीचे पहले सातवाहन, इनका ये वाला रीजन भी पहले सातवाहनों का एक्सपांसन था ना दक्कन वाले रीजन में। हाँ, तो सातवाहनों को रिप्लेस किया था इक्ष्वाकुओं ने, और इक्ष्वाकुओं के बाद कौन आते? पल्लव। पल्लव, तो पल्लव का मतलब होता है तमिल लैंग्वेज में लुटेरा। तो जनरली इन्हें लुटेरा कैटेगराइज करके किया जाता है, लुटेरा। तो तमिल में लुटेरे इसका अर्थ होता है। और इन्होंने तोंडई मंडलम की स्थापना की थी। तो जनरली ये पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच की भूमि को माना जाता है, नॉर्दर्न सदर्न आंध्र प्रदेश और नॉर्दर्न तमिलनाडु के बीच का रीजन। ये मैंने बताया ना यहाँ पे। इनकी राजधानी क्या थी? कांची या कांचीपुरम, जो कि वर्तमान तमिलनाडु में पड़ती है, लेकिन ये चेन्नई के दक्षिण में आती है। चेन्नई ऊपर है, उसके दक्षिण में हमें देखने को मिलती है। और इनका संस्थापक कौन था कांची पल्लवों का? तो सिंह विष्णु करके इनका संस्थापक हुआ था, जिसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी, अवनी सिंह। और इसके बाद में इनका शासक आता है महेंद्र वर्मन। यहाँ से हमें सारी स्टोरी देखने को मिलती है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, तो 590 से लेकर के 630, यानी कि ये भी हर्ष के समकालीन रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हर्ष का टाइम पीरियड क्या था? 606 से लेकर के 647। और उसका क्या था अपना, उसका पुलकेशिन टू का, तो उसका 610 से लेकर के कुछ 640 के बीच का था। इस तरीके से। तो 624 में हमने देखा था इसने क्या है, पुलकेशिन टू के हाथों पराजित होता है और बेंगी का क्षेत्र गवा देता है। और बेंगी का क्षेत्र ये पुलकेशिन टू अपने भाई को दे देता है। और इसने ये खुद एक राइटर भी था, तो इसने मत विलास प्रहसन करके एक बुक लिखी थी, जो इस साल यूपीएससी ने 2025 के पीटी में सीधे पूछ लिया कि मत विलास प्रहसन किसने लिखी है। देखेंगे हम प्रश्न को। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण भी शुरू कराया था इसने। तो महाबलीपुरम की जो रथ मंदिर है वो भी हम देखते हैं कि इसके टाइम पीरियड में शुरुआत हो जाती है। आरंभ में जैन था, लेकिन बाद में शैविज्म को फॉलो करता है। इसके बाद में नरसिंह वर्मन फर्स्ट आता है, जो मामल्ला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 630 से 668 AD तक रहता है। इसने पुलकेश अपने पिताजी का बदला लेने के लिए पुलकेशिन टू पे पराजित करता है और उसको मार देता है। और बातापी कोंडा की उपाधि धारण करता है, क्योंकि ये 13 साल तक बादामी को अपने कंट्रोल में होल्ड करके रखते हैं। 13 साल तक बातापी पर कब्जा रखते हैं। और श्रीलंका के शासक मन वर्मा की मदद से ये इसको हराता है। महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है उनको कार्यक्रम मतलब इनका निर्माण कार्य पूरा कराता है। तो जो रथ मंदिर है उनकी संख्या कितनी है? टोटल 5 है। नकुल और सहदेव का एक है, द्रौपदी का एक है, और बाकी युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, इनका भी एक एक है। इसके बाद में नरसिंह वर्मन 2 आता है, जिसको हम राज सिंह भी बोलते हैं। इसने कैलाश मंदिर बनवाया था, जिसे राज सिंहेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ये रहा कांचीपुरम में। और एक सोर टेम्पल भी बनवाया था महाबलीपुरम के अंतर्गत, महाबलीपुरम में। और इसने राजदूत भेजा था अपना चीन के पास, चीन के शासक के पास। तो ये जरा हम सोर टेम्पल के बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन है, जरा देखते हैं। सोर टेम्पल, तो ये क्या कहते हैं, तो ये तटीय मंदिर है। इसमें 2 छोटे और एक बड़े मंदिर है। तो ये जनरली बस इतना याद रखिए कि डेडिकेटेड है, तो भगवान विष्णु और शिव दोनों को ही डेडिकेटेड है। इसके अंदर 3 मूर्ति मिलती है हमें टोटल, 3। तो यह मंदिर मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है। इसके परिसर में 3 मंदिरों में एक अनंत शयन विष्णु की मूर्ति है, वही लेटे हुए भगवान विष्णु, किस पे? शेषनाग पे। और ये नरसिंह वर्मन 2 या राज सिम्हा ने बनवाया था इसको, थोड़ा याद रखिएगा। और चीन में इसने अपना राजदूत भी भेजा था। जी कांचीपुरम में तो कैलाशनाथ मंदिर बनवाया ही था। इसके बाद में दंती वर्मन आता है। तो दंती वर्मन के टाइम पीरियड में हम देखेंगे बाद में जब राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, तो इनका राष्ट्रकूटों का एक शासक था गोविंद तृतीय। ये भी कांची पे जाके अटैक करके आता है। और इनका एक आखिरी शासक अपराजित, जो पराजित नहीं हो सकता लेकिन बेचारा पराजित हो जाता है। तो चोल शासक आदित्य प्रथम द्वारा इसको पराजित कर दिया जाता है और ये अंतिम पल्लव शासक साबित होता है। और इस तरीके से ये पल्लवों की जो डायनेस्टी है वो यहाँ पे दी एंड होती है। और यहाँ पे हमें जो शाही चोल है, इनका आरंभ देखने को मिलेगा 8th सेंचुरी में आकर के। इसके बाद मदुरा के पांड्या, तो मदुरा के पांड्या के बारे में कुछ नहीं, बस सदर्न ऑफ तमिलनाडु में इनका काफी छोटा सा रीजन था और तिरुनेलवेली और मदुरई पर नियंत्रण था, बस कुछ नहीं। चोलों ने पांड्यों से पूर्ण कब्जा कर लिया। तो ये पल्लव भी गए और क्या कहते हैं पांड्या, मदुरई के पांड्या थे वो भी गए। ये बनवासी की कदम, तो बनवासी की कदम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा कर्नाटक की उनकी लोकेशन को समझते हैं। मान लीजिए ये कर्नाटक है, तो नॉर्दर्न पार्ट था जो कर्नाटक का, वहाँ पे कदम्ब डायनेस्टी थी। सदर्न का पार्ट था तो वहाँ पे पश्चिमी गंग थे। और जो इसका जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ पे पल्लवों का होल्ड हुआ करता था। तो बनवासी के कदम, तो कदम्बों की जो कैपिटल थी वो बनवासी थी, बनवासी या वैजंती। तो इनका जो उत्तरी कर्नाटक प्लस कोंकण का क्षेत्र मिलकर के शासन किया था यहाँ पे इन्होंने। और पल्लवों के समकालीन थे, ब्राह्मण होने का दावा। संस्थापक थोड़ा याद रखिए मयूर शर्मन। मैसूर के पश्चिमी गंग, तो मैसूर के पश्चिमी गंग ये पल्लवों के सामंत थे। ये पहले पल्लवों के सामंत थे और पहले क्या मतलब कंटेम्प्रेरी में थे। और दक्षिणी कर्नाटक में इनका होल्ड था और पूर्व में पल्लव और पश्चिम में कदम्ब के बीच शासन बनाया। तो ये पूर्व में इधर पल्लव हो गए और इधर पे
संशोधन के उत्तर में कदम बोए। इस तरीके से ये बस थोड़ा सा और है, जरा देखते हैं कि पल्लवों के टाइम पे कुछ की टर्म्स और उनकी जो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, जरा उसको देख लेते हैं हम। तो टैंक इरिगेशन के बारे में एक शब्द मिलेगा, एरी पट्टी। एरी पट्टी, तो एरी पट्टी ऐसी भूमि को कहते हैं जो इरिगेशन पर्पज से पानी होल्ड करने के लिए यूज की जाती थी। एरी पट्टी, तो दिस लैंड वॉज डोनेटेड बाई इंडिविजुअल, तो लोगों द्वारा इसको दान में दिया जाता था जिससे कि सभी लोग, गांव वालों को पानी मिल सके जब पानी नहीं, वर्षा नहीं होती थी उस समय पे। ठीक है, इसके रखरखाव का काम कोऑपरेटिव एफर्ट यानी कि सभी लोग मिलजुल के करते थे। ट्रेडर्स के बारे में यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि हमें यहाँ पे गिल्ड के बारे में पता लगता है। गिल्ड या श्रेणी, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि गिल्ड या श्रेणी ये व्यापारियों का समूह हुआ करता था। आपको नाम याद रखने हैं। स्वदेशी, स्वदेशी ऐसी गिल्ड हुआ करती थी जो देश के अंतर्गत व्यापार करती थी। नाना देशी ऐसी गिल्ड हुआ करती थी जो देश के बाहर जाके व्यापार करती थी। और अनुवर, अनुरुवर, तो ये भी कोई गिल्ड का टाइप ही था, बस इतना याद रखना है, अनुरुवर। और ये इनका मुख्य काम कहाँ से, एहोल से चलता था। एहोल में ही हमने देखा था अय्या बोले करके, अय्या बोले एक गिल्ड का ही टाइप था। एंड द फॉरेन मर्चेंट वर नॉन एज नाना देशी, तो मैंने बताया आपकी जो स्वदेशी यानी कि देश के अंतर्गत काम करती थी, नाना देशी जो देश के बाहर काम करती थी, और इनका अपनी गिल्ड पे पूरा कंट्रोल रहता था, अपने लोगों के लिए नियम भी बनाते थे। इस वजह से ही जो गिल्ड है इनके चीफ को पत्तन स्वामी, पत्तन किलार और दंड नायका, ये सब नाम दिया जाता था। और इनके सदस्यों को अय्या बोले परमेश्वरियार ऐसे करके नाम दिया जाता था। एंड संस्कृत काफ़ी पॉपुलर होती थी इस टाइम पे, तो वो भी देखते हैं। महेंद्र वर्मन ने जो मत्त विलास प्रहसन हमने अभी देखा था, जो नाटक कंपोज किया था, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में ही किया था। और यहाँ पे हमें दो स्कॉलर और प्रोमिनेंट स्कॉलर देखने को मिलते हैं जिन्होंने संस्कृत में ही लिखा, भैरवी। इनके बारे में हम कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, किराता अर्जुनीयम इन्होंने लिखी थी। और दंडेन का एक 10 कुमार चरित्र और काव्यदर्श, ये दोनों हमने देखी थी। तो दंडेन जनरली माना जाता है कि महेंद्र वर्मन के दरबार में एक प्रोमिनेंट स्कॉलर हुआ करते थे, महेंद्र वर्मन। और ये रॉक कट टेम्पल के बारे में देखा था, महेंद्र वर्मन ने क्या किया था, ये महेंद्र वर्मन ने रॉक कट टेम्पल की शुरुआत की थी। इसमें हम रथ टेम्पल देखते हैं और ये मंडकापट्टू इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है हमें। तो मंडकापट्टू इंस्क्रिप्शन हमें पता लगता है कि उसने कुछ ऐसे मंदिर बनवाए थे जहाँ वो कहता है कि भगवान के लिए बनवाए हैं, जो भगवान ने खुद बनाए हैं, जिनमें ना तो ब्रिक, ना टिम्बर, ना मेटल, ना मोर्टार, किसी चीज़ का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, अपनी महिमा को मंडित करने के लिए राजा लोग इस तरीके की बातचीत करते हैं। मामल्लपुरम में सूर्य टेम्पल हमने देखा था, जो कि राजसिम्हा ने या जो नरसिंह वर्मन टू था उसने बनवाया था। यहाँ पे हमें 3 जनरली शिवा और विष्णु को डेडिकेटेड है, और यहाँ पे हमें 3 टेम्पल देखने को मिलते हैं, मतलब 3 श्राइन्स। और रथ टेम्पल के बारे में तो पता ही, इसको महेंद्र वर्मन ने स्टार्ट कराया था और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कंप्लीट कराया था। और जो पंच पांडव रथास हैं, तो उसमें जो अर्जुन का रथ है वो ज़्यादा आर्टिस्टिकली कार्व्ड स्कल्पचर देखने को मिलती है, यानी कि काफ़ी सजाया गया है, जहाँ पे हमें शिव, विष्णु, मिथुन, द्वारपाल की इमेजेस देखने को मिलती हैं, मूर्तियाँ। और इसी तरीके से भीम के रथ पर भी हमें विष्णु, ब्रह्मा, हरिहर, स्कंद, अर्धनारीश्वर, शिव एज अ गंगाधर इसके रूप में भी देखने को मिलते हैं। तो ये पंच पांडव रथ को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके के कुछ रथ हैं यहाँ पे। ओके, लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से चीज़ों को रिवाइज करा दूँ कि हमने किस तरीके से देखा। तो हमने सबसे पहले देखा था नॉर्थ इंडिया में देख रहे थे हम। नॉर्थ इंडिया में हमने जनरली हर्ष को पढ़ा था। और हर्ष के बाद में हमने देखा था चालुक्यों को। साउथ इंडिया में हमने जब एंट्री की, साउथ इंडिया में हमने चालुक्य देखे पहले, और उसके बाद में पांड्या देखे, सॉरी पल्लव। इनके बीच में रिलेशन याद रखना है कि चालुक्य में पुलकेशिन II करके एक राजा था, और इधर पे हमें किंग्स की क्रोनोलॉजी में महेंद्र वर्मन को याद रखना है, नरसिंह वर्मन को याद रखना है, और यहाँ पे हमें एक विक्रमादित्य फर्स्ट और 2 को याद रखना है, फर्स्ट एंड विक्रमादित्य 2। वन सेकेंड,
ओके, तो हमने देखा था कि पुलकेशिन II ने हर्ष को हराया, पुलकेशिन II ने हर्ष को हराया, हर्ष को हराया, और इसने महेंद्र वर्मन को भी हराया महेंद्र वर्मन को भी। अब जब महेंद्र वर्मन हार जाता है, वेंगी का क्षेत्र चला जाता है, वेंगी के बाद में नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो था वो इसको जाकर के हत्या कर देता है इसकी, और 13 साल तक वातापी पे कब्जा रखता है। उसके बाद में वातापी को ये विक्रमादित्य फर्स्ट इसको अपने कंट्रोल में लेता है, और इनको यानी कि जो पल्लव थे उनको बाहर निकालता है, और विक्रमादित्य II भी जाकर के अपने बदला लेता है और जाकर के कांची पे अटैक करके आता है। ठीक है, मैं आपको बस यही कनेक्शन समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने ये तीनों को अलग अलग पढ़ा था और तीनों के बारे में हमने सेम इन्फॉर्मेशन 3 टाइम्स रिपीट की। ठीक है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा कनेक्शन इतना याद रखना है कि यहाँ पे हमें हर्षा को मेन सेंट्रल फोकस्ड रखना है, यहाँ पे पुलकेशिन II, विक्रमादित्य फर्स्ट और विक्रमादित्य II, यहाँ पे महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन। ओके, किंग्स की क्रोनोलॉजी में यहाँ पे बस कुछ नहीं, पुलकेशिन फर्स्ट आ जाएगा, और ये पुलकेशिन II आ गया, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य II, और यहाँ पे एक और आ जाता है कीर्ति वर्मन जो कि अंतिम शासक साबित होता है, और ये महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, यहाँ पे नरसिंह वर्मन II आ जाता है जिसे राजसिम्हा भी बोलते हैं, और लास्ट में इसका एक अपराजित करके एक शासक आता है, जो कि आदित्य प्रथम द्वारा, जिसको चोल शासक आदित्य प्रथम द्वारा उसको हरा दिया जाता है। ओके, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, और हम यहाँ पे जल्दी से PYQ देख लेते हैं। ये निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो श्रेणी, नगरम, नानादेशी, मणिग्राम, चारों ही व्यापार से संबंधित है, लेकिन वो हमसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो विदेशी व्यापार से कौन सी थी? तो मैंने बताया ना, नानादेशी। स्वदेशी थी, वो देश के अंतर्गत ही व्यापार करते थे। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो किसने भेजा था? राजा राज। ये तो काफी बाद में आता है, कीर्ति वर्मन नहीं। ठीक है, ये जय सिंह भी नहीं है, तो यहाँ पे नरसिंह वर्मन फर्स्ट है जिसने क्या कहते हैं समुद्री अभियान भेजे थे। और वहाँ का जो शासक था मेघ वर्मन, उसने इनकी हेल्प भी की थी। ये UPSC का PYQ है, जरा इसको भी देखते हैं थोड़ा। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि with reference to the history of India consider the following pairs। ओके, फेमस प्लेस और प्रेजेंट स्टेट। तो एक लोकेशन दी इन्होंने और प्रेजेंट स्टेट का नाम पूछा है। तो भिलसा कहाँ पे है? तो जब हम क्या कहते हैं सुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हेलियोडोरस आया था, विजयनगर में। उसने एक इंस्क्रिप्शन लगवाया था, गरुड़ इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं इसको हम। तो ये भिलसा कहाँ पे? MP के अंतर्गत आता है, बेसनगर भी बोलते हैं। तो यानी कि पहली पॉइंट हमारी सही है। द्वार समुद्र। तो द्वार समुद्र जब हम होयसला डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, द्वार समुद्र कर्नाटक के अंतर्गत आता है। तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। गिरनार तो पता ही है, गिरिनगर या गिरनार, तो ये कहाँ पे? गुजरात के अंतर्गत है, सही है। और स्थानेश्वर तो हमने पढ़ा था, थानेश्वर या स्थानेश्वर, ये कहाँ पे है? हरियाणा के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा। अगर आपको याद हो, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे, अगर आपको पता है ये डायनेस्टी और ये, तो UPSC ने इस तरह दोनों ही तरीके के प्रश्न पूछ चुके हैं कि कौन सी डायनेस्टी किस स्टेट में आती है, तो आपको वो बता देना है, और कौन सा टाइम उस टाइम फ्रेम में पड़ती है वो भी बता देना है। तो इस तरीके से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली। 1 and 3 ओनली। आगे देखते हैं। ये देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो एक टर्म दे रखी है इन्होंने और पूछ रहे हैं उसका अर्थ क्या है। एरीपट्टी। तो एरीपट्टी हमने देखा था क्या होती है? ऐसी भूमि जहाँ पे जो इरिगेशन पर्पज से यूज की जाती थी। तो लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। तो बिल्कुल सही है। तो जो गांव का जो टैंक होता था, टैंक मीन्स यहाँ पे कि ऐसा कोई आइटम जहाँ पे जिससे कि पानी को होल्ड किया जा सके। तो विलेज टैंक, तो उसको उसमें यूज किया जाता था। उस भूमि का जो पैसा आता था राजस्व। तनायूर लार्ज लैंड वो विलेजेस को कहते थे हम, जो जनरली डिस्ट्रिक्ट विलेजेस होते थे ना, जैसे कि हमने ब्रह्मदेव देखे तो जनरली ब्राह्मण रहते थे वहां पे, तो उस तरीके के। तो विलेजेस डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण। तनायूर, तो ये ब्रह्मदेव कहते थे उसको, तो ना ब्रह्मदेव कहते थे उस चीज को। तो लेकिन ये डिस्टिंक्ट विलेजेस को शो करते थे, तो ये दूसरा वाला गलत है। घटिका। तो कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल। तो ऐसे कॉलेज जो जनरली टेम्पल से अटैच्ड होते हैं, तो बिल्कुल ये भी देखा था, ये भी सही है। तो इस तरीके से दूसरा गलत है, पहला सही है, तीसरा सही है। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा D। अगला देखते हैं। ये प्रश्न है, द चाइनीज ट्रेवलर हुएनसांग हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम इन द कंटेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो ये पहला स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने, द रोड्स एंड रिवर्स रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। तो भाई इसको लूट लिया गया था, ये कह रहा है कि रॉबरी से एकदम क्लीन थे, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखते हैं, एज रिगार्ड्स पनिशमेंट ऑफ फॉर ऑफेंस और डील्स बाय फायर
वाटर एंड प्रिजन वो पॉइजन वर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस ऑफ अ गिल्ट पर्सन। बिल्कुल ये वाली बात सही है कि हाँ उस समय इन चीज़ों से फायर वाटर और जहर वगैरह दे करके मतलब व्यक्ति की सत्यता का परीक्षण किया जाता था। ओके ये तीसरा स्टेटमेंट है, द ट्रेडमैन हैड टू पे ड्यूटीज एंड फेरीज एट अ बैरियर स्टेशन। बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह जाने पर आपको ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी। ये हर समय का ही रूल है, क्योंकि कोई भी किंग से या कोई भी जो राज्य है वो तभी चल पाएगा जब उसको ड्यूटीज या रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो ये उस समय भी था, अब भी चलता है। तो इस तरीके पहला गलत है, 2 और 3 सही है। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। ये इस साल ही पूछे गए दोनों के दोनों प्रश्न 2025 पीटी में। देखते हैं क्या है। प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्स्य विलास प्रहसन विचित्र चित्त गुण भरा उपाधियां धारण की थी? हाँ तो कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। ये काफी चित्रकारी में भी मतलब चित्रकारी भी करता था, इसलिए इसने अपने आप को चित्र विचित्र की उपाधि दी थी। विचित्र चित्त सॉरी, हाँ विचित्र चित्त। और ये सिंह विष्णु था। हाँ सिंह विष्णु तो ये तो इसका संस्थापक था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट था जिसने वातापी कोंडा की उपाधि दी थी। चीनी यात्री फायान निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके में आया था? समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त टू नहीं, यस चंद्रगुप्त टू के काल में ही तो आया था फायान, यस। और अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि हिंदुस्तान किसके काल में आया था, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ओके तो हमने इसमें PYQs और सब कंप्लीट कर लिया है। और अगली क्लास में हम जनरली देखेंगे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। और उसके बाद तो मैंने आपको शुरुआत में बताई दी हम क्या क्या देखेंगे। ओके यहाँ पे इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। ओके थैंक यू बाय।